किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु से 4 राज्यों के लिए 3 नई वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। नम्मा मेट्रो की येलो लाइन का भी किया उद्घाटन। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में पहले अति आधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया आगाज। ये बुनियादी ढांचा शोधार्थियों, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों की आवश्यकताओं को करेगा पूरा। छोटे और सीमांत किसानों की वास्तविक आय में हो रहा है इजाफा। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार की योजनाओं की बदौलत पिछले 5 वर्षों के दौरान किसानों की आय में हुई है उल्लेखनीय वृद्धि। छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और पशुधन संरक्षण को नई दिशा देने के लिए करने जा रही है गौधाम योजना की शुरुआत। योजना न केवल पशुधन की सुरक्षा और नस्ल सुधार को बढ़ावा देगी, बल्कि जैविक खेती, चारा विकास और गौ आधारित उद्योगों के माध्यम से गांव-गांव में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। भारत ने ऊर्जा के स्वच्छ और टिकाऊ विकल्प की ओर लगाई बड़ी छलांग। जैव ईंधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का बन चुका है माध्यम। पौधों के अवशेष और पशु अपशिष्ट से बनने वाला ये ईंधन प्रदूषण को कम करने के साथ साथ गांवों में रोजगार भी पैदा करता है। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कर्नाटक दौरे में बेंगलुरु से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। इनमें बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर अजनी से पुणे तक की रेलगाड़ियां शामिल हैं। ये हाई स्पीड रेलगाड़ियां क्षेत्रीय संपर्क को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के साथ ही यात्रा के समय को कम करेंगी और यात्रियों को विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन के भीतर मौजूद छात्रों के साथ बातचीत की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो चरण 2 परियोजना के तहत आरवी रोड रागीगड्डा से बोम्मसंद्रा तक येलो लाइन का उद्घाटन किया। इस लाइन की लंबाई 19 किलोमीटर से अधिक है और इसमें 16 स्टेशन हैं। इस पर लगभग 7,160 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस येलो लाइन के खुलने से बेंगलुरु में मेट्रो का परिचालन नेटवर्क 96 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा और इस क्षेत्र की बड़ी जनसंख्या को सेवा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरवी रोड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी की। अगली खबर। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पहला अति आधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक
और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने NIAB में एक नए छात्रावास ब्लॉक और टाइप 4 क्वार्टरों की आधारशिला भी रखी, जिसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कुल 19.98 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत किया है। यह बुनियादी ढांचा शोधार्थियों, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा और एक जीवान शैक्षणिक और नवाचार परिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगा। केंद्रीय मंत्री ने पशु स्वास्थ्य प्रबंधन में क्रांति लाने और वन हेल्थ दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए डिजाइन किए गए 5 नवीन पशु चिकित्सा निदान उपकरण भी लॉन्च किए। पशु बायोबैंक को 1.85 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जो अति आधुनिक सुविधा पशुधन के लिए चिकित्सा और कोशिकीय उपचारों पर केंद्रित होगा। स्टेम सेल कल्चर यूनिट और अन्य आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये प्रयोगशाला रोग मॉडलिंग, उतक इंजीनियरिंग और प्रजनन जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को आगे बढ़ाएगी। So you can foresee the grand role awaiting institutes like NAYAB, and as far as the releases today are concerned, this is going to be making a new beginning in the agriculture sector. We already have about 18% contribution to the GDP, but which tends to be increased because more than 60% of the workforce of India is getting its livelihood from this sector. So I think these releases, if I can put it in my words, would be starting a new phase of animal-based agriculture productivity, or maybe what is sometimes being fancifully described as evergreen revolution. छोटे और सीमांत किसानों की वास्तविक आय में इजाफा हो रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और राष्ट्रीय कृषि बाजार जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं की बदौलत पिछले 5 वर्षों के दौरान किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पेश है हमारे संवाददाता शमीम अख्तर की यह खास रिपोर्ट। देश में किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है और जमीनी स्तर पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि छोटे और सीमांत किसानों की वास्तविक आय में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि देश में कृषि परिवारों की औसत मासिक आय का अनुमान समय समय पर कृषि परिवारों की स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण के माध्यम से लगाया जाता है। सरकार ने समय समय पर विभिन्न नीतियों, सुधारों, विकासात्मक कार्यक्रमों और योजनाओं को क्रियान्वित किया है। इनमें कृषि के संपूर्ण क्षेत्र को शामिल किया गया है ताकि उत्पादन में वृद्धि, लाभ और आय सहायता प्रदान करके देश में छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों की आय में वृद्धि और कल्याण सुनिश्चित किया जा सके। मंत्रालय ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए एकीकृत रणनीति की पहचान की है, जिनमें फसल उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादन लागत कम करना, किसानों की उपज के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करना, कृषि विविधीकरण, फसल के बाद मूल्य संवर्धन का विकास करना तथा जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होना और दीर्घकालिक कृषि के लिए फसल हानि को कम करना आदि शामिल हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति में बेहतरी के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं, जिनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, उत्पादन लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना, कृषि अवसंरचना कोष का गठन और 10,000 किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देना, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, संशोधित ब्याज अनुदान योजना, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष यानी एग्रीश्योर, कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आदि शामिल हैं। इसके अलावा सरकार ने 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50% लाभ के साथ सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए MSP में वृद्धि की है। इसके अतिरिक्त सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट आवंटन को 2013-14 के दौरान 21,933.9
50 करोड़ रुपए के बजट अनुमान से बढ़ाकर 2025-26 के दौरान 1,27,290.16 करोड़ रुपए कर दिया है। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि इन प्रयासों से पिछले 5 वर्षों के दौरान किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। किसान समाचार के लिए शमीम अख्तर की रिपोर्ट। भारत सरकार कृषि क्षेत्र में कई पहल और योजनाएं चला रही है, जिनका उद्देश्य किसानों को सहायता प्रदान करना है, कृषि उत्पादकता बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। इसी क्रम में 2020-21 में कृषि अवसंरचना कोष AIF की शुरुआत की गई। कृषि अवसंरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इस योजना को पूरे देश में शुरू किया गया। इसके तहत 30 जून 2025 तक देश भर में 1.13 लाख कृषि परियोजनाओं के लिए 66,310 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इसके अलावा AIF से कुल 2,454 शीतगृह भंडारण परियोजनाओं के लिए 8,258 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। AIF के तहत ऋण संस्थानों के माध्यम से 9% के अधिकतम ब्याज दर के साथ 1 लाख करोड़ रुपए के ऋण भी दिए गए हैं। ऐसे ही कृषि विपणन अवसंरचना योजना के माध्यम से 30 जून 2025 तक देश के 27 राज्यों में कुल 49,796 भंडारण अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। ये परियोजनाएं सकल तौर पर 982.94 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता प्रदान करती हैं। ऐसी ही कई योजनाओं में से एक पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन के जरिए 2024-25 में 18,539 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई, जिसे 2,69,200 किसान लाभान्वित हुए। ENAM पोर्टल पर 30 जून 2025 तक 1.79 करोड़ किसान और 2.67 लाख व्यापारी पंजीकृत हुए। प्लेटफॉर्म पर लगभग 4.39 लाख करोड़ रुपए का व्यापार दर्ज किया गया। ये योजनाएं किसानों को सशक्त करने के साथ ही निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित कर रही हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और पशुधन संरक्षण को नई दिशा देने के लिए गौधाम योजना की शुरुआत करने जा रही है। ये महत्वाकांक्षी योजना न केवल पशुधन की सुरक्षा और नस्ल सुधार को बढ़ावा देगी, बल्कि जैविक खेती, चारा विकास और गौ आधारित उद्योगों के माध्यम से गांव-गांव में रोजगार के नए अवसर भी खोलेगी। योजना का स्वरूप इसी तरह तैयार किया गया है कि निरीक्षित एवं घुमन गौवंशीय पशुओं की देखभाल के साथ साथ चरवाहों और गौ सेवकों को नियमित आय का स्थायी स्रोत उपलब्ध हो, जिससे ग्रामीण जीवन में आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता आ सके। गौधाम योजना के ड्राफ्ट को वित्त एवं पशुधन विकास विभाग से भी मंजूरी मिल चुकी है। गौधाम योजना के तहत चरवाहों को 10,916 रुपये प्रति माह और गौ सेवकों को 13,126 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही मवेशियों के चारे के लिए प्रतिदिन निर्धारित राशि प्रदान की जाएगी। उत्कृष्ट गौधाम को वहां रहने वाले प्रत्येक पशु के लिए पहले वर्ष 10 रुपये प्रतिदिन, दूसरे वर्ष 20 रुपये प्रतिदिन, तीसरे वर्ष 30 रुपये प्रतिदिन और चौथे वर्ष 35 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से राशि दी जाएगी। योजना के लिए बजट, नियम और शर्तें तय कर दी गई हैं ताकि संचालन में किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके साथ ही गोबर और गौमूत्र से केंचुआ खाद, कीट नियंत्रक, गौ काष्ठ, गौ नोइल, दिया, दंत मंजन, अगरबत्ती आदि बनाने का प्रशिक्षण, उत्पादन और बिक्री के लिए भी गौधाम एक माध्यम बनेंगे। भारत में स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बायोफ्यूल एक गेम चेंजर बनकर उभरा है। 2014 में एथेनॉल मिश्रण जहां 1.5% था, वहीं अब ये 2025 में लगभग 20% तक पहुंच चुका है। नतीजा, प्रदूषण में कमी, किसानों की आय में बढ़ोतरी और विदेशी मुद्रा में भारी बचत। डीडी न्यूज़ के तापस भट्टाचार्य की ये रिपोर्ट देखिए। बायोफ्यूल सिर्फ विज्ञान नहीं है, बल्कि वो मंत्र है जो 21वीं सदी के भारत को, और न सिर्फ भारत को, पूरे विश्व की मानव जात को नई ऊर्जा देने वाला है। बायोफ्यूल
यानी फसलों से निकला ईंधन, फसल के अवशेष से निकला ईंधन, कूड़े कचरे से निकला ईंधन, ये भारत के गांव से लेकर शहर तक के जीवन को बदलने वाला है, बेहतर बनाने वाला। दुनिया भर में जलवायु संकट की चेतावनी के बीच भारत ने ऊर्जा के स्वच्छ और टिकाऊ विकल्प की ओर बड़ी छलांग लगाई है। बायोफ्यूल यानी जैव ईंधन अब सिर्फ पर्यावरणीय जरूरत नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का माध्यम बन चुका है। पौधों के अवशेष और पशु अपशिष्ट से बनने वाला यह ईंधन प्रदूषण तो कम करता ही है, साथ ही गांवों में रोजगार भी पैदा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में एथेनॉल ब्लेंडिंग जहां 1.5% थी, वह 2023 में बढ़कर 12% तक पहुंच गई। जनवरी 2025 तक ये आंकड़ा 19.6% को छू चुका है। 2018 की राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति का लक्ष्य था 2030 तक 20% ब्लेंडिंग। भारत अब ये लक्ष्य 5 साल पहले हासिल करने की राह पर है। सरकारी आंकलनों के अनुसार एथेनॉल मिश्रण से अब तक 42 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। यह प्रभाव ऐसा है जैसे 17.5 करोड़ पेड़ लगाए गए हों। इस पहल से 85,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा बची है और किसानों के लिए कृषि अपशिष्ट कमाई का नया साधन भी बना है। भारत की इस हरित यात्रा की एक अहम कड़ी शुरू हो चुकी है, जहां ऊर्जा, पर्यावरण और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने राज्यसभा में बताया कि राज्य किसान रजिस्ट्री में सभी भूमि धारक किसानों को शामिल किया गया है। 4 अगस्त 2025 तक कुल 7,04,49,809 किसान आईडी तैयार की जा चुकी हैं। किसानों को पारदर्शिता से योजनाओं का लाभ दिया जा सके, इसके लिए सरकार द्वारा कई प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2024 में डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी गई है। इस मिशन में देश में एक सशक्त डिजिटल कृषि इकोसिस्टम बनाने के उद्देश्य से कृषि हेतु एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एग्रीस्टेक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, व्यापक मृदा उर्वरता एवं प्रोफाइल मैप और केंद्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई अन्य IT पहलों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री रामनाथ ठाकुर ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया कि इससे किसान केंद्रित नवीन डिजिटल समाधानों को बढ़ावा मिलेगा और सभी किसानों को समय पर विश्वसनीय फसल संबंधी जानकारी उपलब्ध होगी। सेब, जो कभी कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से जुड़ा एक फल था, अब पूर्वोत्तर राज्यों में जड़ें जमा रहा है और फल फूल रहा है। पारंपरिक रूप से चावल, मक्का और दालों के लिए जाने जाने वाले मणिपुर के किसान बदलते जलवायु पैटर्न, आधुनिक कृषि पद्धतियों और उत्पादकों में बढ़ती जागरूकता के कारण सेब की खेती को भी अपना रहे हैं। प्रगतिशील किसान जॉय का कहना है कि पिछले साल हमारी पहली फसल थी, इस साल हम दूसरी फसल की उम्मीद कर रहे हैं। जॉय का कहना है कि हमने 300 से 400 सेब के पौधे लगाए हैं और सभी जैविक हैं। यहाँ जंगली सेब अच्छी तरह से उगते हैं और मीठे होते हैं। Since last year is the first time for the harvest and this year going to be the second harvest, so in the future it will export to the town and Imphal or in the national. We have planted these 300 to 400 saplings, and this is pure organic, and the wild apple also very good in this village, and the organics, everything is in organics here, and then the plants are just 4 years only. मोटे अनाज यानी मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने को लेकर बिहार के पूर्वी चंपारण के गोखुला गांव में सावा प्रत्यक्षण के तहत 15 कृषकों को 4 किलो सावा का बीज एवं 4 लीटर जैविक उपादान निःशुल्क वितरण किया गया है। उल्लेखनीय है कि मिलेट अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में सावा प्रत्यक्षण के लिए इस पंचायत के किसान चयनित किए गए हैं, जिनमें महेंद्र राय, श्यामलाल राय, सिकंदर राय, उपेंद्र कुशवाहा, गोपीचंद महतो, लाल बाबू राय सहित अन्य किसान भी शामिल हैं। इन सभी किसानों को बीज एवं उपादान का वितरण
निःशुल्क दिया गया है। वितरण के दौरान मौके पर मौजूद कृषि समन्वयक कामेश्वर सिंह ने किसानों को मिलेट की खेती करने व इसके लाभ के बारे में विस्तार से बताया। इसके साथ ही उपादान के विषय में जानकारी भी दी गई। किसान समाचार में आइए अब जानते हैं देश में मंडी का भाव। मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की संबल मंडी में इस दौरान सेब के भाव में भारी कमजोरी देखी गई। यहाँ 8 अगस्त को इसका भाव रहा 9,000 रुपए, जो कि 9 अगस्त को 1,000 रुपए लुढ़क कर 8,000 रुपए पर आ गया। इसी तरह राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में सेब की खरीद में गिरावट दर्ज की गई। यहाँ 8 अगस्त को इसकी कीमत थी 11,200 रुपए, जो कि 9 अगस्त को 200 रुपए गिरकर 11,000 रुपए रह गई। जबकि पंजाब की अहमदगढ़ मंडी में 9 अगस्त को सेब का भाव 500 रुपए चढ़कर 5,500 रुपए से 6,000 रुपए पहुंच गया। यही हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में बीते 2 दिन यानी 8 और 9 अगस्त को सेब का भाव 9,000 रुपए क्विंटल पर बना रहा। वही बात सेब की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर देश में सेब की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के ताज़ा आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर सेब की उपज 26,99,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि बीते साल इस दौरान सेब की पैदावार 26,75,000 मीट्रिक टन रही थी। यानी इस साल सेब की पैदावार में 24,000 मीट्रिक टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। सेब के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश से होने वाले सेब का निर्यात 21,852 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,875 मीट्रिक टन का हुआ था। यानी साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली है। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में टमाटर के सौदे सुस्ती के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में इसके भाव थमे रहे। एग मार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में टमाटर का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। यहाँ 8 अगस्त को टमाटर का भाव 5,000 रुपए था, जो 9 अगस्त को 200 रुपए लुढ़क कर 4,800 रुपए पर रह गया। उत्तर प्रदेश की कैराना मंडी में भी इस दौरान टमाटर के सौदों में नरमी देखने को मिली। यहाँ 8 अगस्त को टमाटर की कीमत 2,850 रुपए थी, जो 9 अगस्त को 100 रुपए घटकर 2,750 रुपए क्विंटल रह गई। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में टमाटर के भाव में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 8 अगस्त को टमाटर का भाव 4,180 रुपए था। 9 अगस्त को इसके सौदे 10 रुपए गिरकर 4,170 रुपए पर हुए। जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में टमाटर के भाव की बात करें तो यहाँ 8 अगस्त को टमाटर का दाम था 3,000 रुपए। 9 अगस्त को इसकी खरीद बिना किसी बदलाव के 3,000 रुपए पर ही हुई। टमाटर की पैदावार को देखें तो भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है। ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर पैदा होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213.20 लाख टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204.25 लाख टन की रही थी। यानी इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ क्षेत्र में धान की रोपाई के लिए मुख्य खेत तैयार करें।
रोपाई के 2 से 3 दिन के भीतर साफ मौसम में प्रति हेक्टेयर 1.5 लीटर प्रीटिलाक्लोर का छिड़काव करें ताकि खरपतवार न पनपे। उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ इलाके में ही बेल वाली सब्जियों के लिए मचान बनाएं और सब्जी के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहाँ तैयार फलों और सब्जियों की समय समय पर तुड़ाई करते रहें। वहीं उत्तर पश्चिमी बिहार के जलोढ़ क्षेत्र में मक्का के खेतों के अलावा प्याज, मिर्च और फूल गोभी की नर्सरी से अतिरिक्त पानी निकालें। यहीं देर से बोई प्याज की नर्सरी से खरपतवार हटाएं। इसके साथ ही 45 से 50 दिन पुराने प्याज पौधों की रोपाई करें। उत्तर पश्चिमी बिहार के जलोढ़ क्षेत्र में ही बेल वाली सब्जियों के लिए बांस का मचान बनाएं। यहाँ के निचले और मध्यम भूमि क्षेत्रों में खरीफ धान की रोपाई को प्राथमिकता दें और केवल कम अवधि वाली किस्मों की रोपाई करें। दक्षिणी बिहार में खेत की मेड़ों को मजबूत करें। इसके अलावा मक्का और सब्जियों के खेतों से पानी निकासी का प्रबंध करें। यहाँ के ऊंचाई वाली भूमि में अरहर की बुवाई साफ मौसम में करें। भिंडी की फसल में निराई गुड़ाई करें और अगर माहू, सफेद मक्खी या चूसक कीट दिखें तो साफ मौसम में प्रति लीटर पानी में 0.3 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें। वहीं पश्चिमी झारखंड के पठारी क्षेत्र में धान की नर्सरी, बाग, मक्का और जूट की फसलों से अतिरिक्त पानी निकालें। सब्जी पौधों को भारी बारिश से बचाने के लिए पॉलीथीन से ढक दें। यहीं खेत में वर्षा जल संरक्षण के लिए गड्ढे बनाएं जिससे सूखे दिनों में फसलों की पानी की जरूरत पूरी हो सके। पश्चिमी झारखंड के पठारी क्षेत्र में ही खेत में प्रति एकड़ 20 से 25 वाई या टी आकार की लकड़ी की खूंटियां लगाएं ताकि कीट भक्षी पक्षी आकर्षित हों। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय मूली की पूसा चेतकी किस्म की बुआई के लिए काफी अच्छा है। मूली की पूसा चेतकी की बुआई मध्य अप्रैल से अगस्त तक की जा सकती है। खास बात यह है कि ये किस्म पूरे भारत में किसी भी जगह लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 250 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा चेतकी नरम और खाने में कम तीखी होती है। इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसकी जड़ें लंबी होती हैं और मोटी होती हैं। पत्तियां थोड़ी कटी हुई और गहरे रंग की होती हैं। मूली की पूसा चेतकी किस्म बुआई के 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर ले। साथ ही खेत में से खरपतवार को पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 9 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहे। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए उचित दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। और अब खेती किसानी के साथ साथ नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पूरी करने के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर किए गए 65 लाख वोटरों का ब्यौरा जारी करने की मांग वाली एप्लीकेशन पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा दायर कर कहा है कि मौजूदा नियमों के मुताबिक उसे ड्राफ्ट सूची में शामिल न किए गए लोगों के नाम की अलग से लिस्ट जारी करने के बाद यह नहीं किया जा सकता। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। आयोग ने राहुल से फिर शपथ पत्र देने या माफी मांगने को कहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 5 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि देने की घोषणा की। वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र स्थित ब्रह्मनाल चौक के अंतर्गत आत्म विश्वेश्वर मंदिर में मंदिर के गर्भगृह में अचानक आग लग गई। आग से 9 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।